हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा थर्ड पेपर है जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी यानी लिंग विद्यालय समाज, जो हमारा पेपर है पेपर थर्ड, इसका ये आज हमारा यूनिट थर्ड शुरू हो रहा है। इससे पहले यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड बहुत ही अच्छी तरीके से और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर अभी तक नहीं देखा हो तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सब एक सिस्टमेटिक वे से वहाँ पर व्यवस्थित क्रम से दिया गया है, ठीक है। तो यूनिट 3 के इस हमारे पहले टॉपिक में हम पढ़ेंगे सहशिक्षा यानी को एजुकेशन के बारे में। पिछले वीडियो में क्या पढ़ रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे कि जेंडर पक्षपात क्या होता है यानी लिंगी भेदभाव क्या होता है, पूर्वाग्रह क्या है, इन सब के बारे में जाना था। अब यहाँ से शुरू होता है इन सब के निवारण यानी किस तरीके से हम जो जेंडर बाइसनेस हो रहा है, स्टीरियोटाइप है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो जेंडर के प्रति, दोनों लिंगों के प्रति कि बालक है बालिका, इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, ठीक है। यूनिट थर्ड में यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जिसमें कि हमें पढ़ना है सहशिक्षा विद्यालय यानी को एजुकेशन स्कूल। इसमें क्या है इसको जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सहशिक्षा विद्यालय का विकास क्या है यानी डेवलपमेंट ऑफ को एजुकेशन स्कूलिंग, ठीक। तो प्रथम सहशिक्षा विद्यालय की स्थापना स्कॉटलैंड में डॉलर अकेडमी के नाम से हुआ था, ठीक। क्योंकि ये यूनिट थर्ड में मोस्ट ऑफ चांस है कि लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर पूछ दे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको इसका विकास, यहाँ पर कुछ परिभाषाएं, अर्थ और उसकी विशेषता और कमियों के बारे में पढ़ना या लिखना होगा, ठीक है। तो ये सबको हम बताते चलेंगे, ठीक। तो देखते हैं क्या है कि प्रथम सहशिक्षा विद्यालय की स्थापना स्कॉटलैंड में डॉलर अकादमी के नाम से 5 से 18 वर्ष के आयु के लोगों के लिए किया गया था। लेकिन हुआ क्या था कि इसकी स्थापना जो जॉन एमसी नॉब ने किया था, ये एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे जो 1802 में इनकी मृत्यु के बाद 1818 में जो विद्यालय था, इनके वसीयत अनुसार कि मैं चाहता हूं कि एक विद्यालय की स्थापना की जाए जहां पर लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ पढ़ सके। एक बहुत बड़े व्यापारी थे, इनकी वसीयत में ऐसी बात लिखी गई थी। तो 1802 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1818 में जाकर इस विद्यालय की स्थापना की, वो भी 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए, ठीक। जो कि कहीं कहीं मान्य था, कुछ लोग मानते थे कि नहीं ये विद्यालय है, कुछ लोग नहीं विद्यालय है, ठीक है। तो ऐसा था। लेकिन यहाँ से शुरू होता है एक और पॉइंट कि प्रथम सहशिक्षा विद्यालय जो कि स्वीकृत यानी हर तरफ से ग्रांटेड होता है नहीं कि भाई विद्यालय तो है, लेकिन पूछते कि भाई ग्रांटेड है, सर्टिफिकेट है, ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, पूछते हैं ना कि मान्यता प्राप्त है कि नहीं विद्यालय। तो यही है कि मान्यता प्राप्त विद्यालय जो था पहला सहशिक्षा, वह ओबरलीन कॉलेजिएट संस्थान, कहाँ पर, ओहियो में ओबरलीन कॉलेजिएट संस्थान में हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1833 में, यानी 3 दिसंबर 1833 में प्रथम मान्यता प्राप्त ओहियो में ओबरलीन कॉलेज संस्थान स्थापित हुआ था, हमारा को एजुकेशन स्कूल, जिसमें 44 छात्र थे, कुल 44 छात्र से, जिसमें 29 मेल और 15 फीमेल के साथ शुरू हुआ था। समझ रहे, उस समय स्टार्ट हुआ था तब भी महिलाओं की संख्या कम थी। कुछ लोग तो ऐसे थे जो ग्रेजुएट भी नहीं हो पाए थे इस विद्यालय से, यानी भेदभाव तब भी था, पढ़ रहे हैं साथ में लेकिन परीक्षा पास ही नहीं कर पा रहे थे। खैर, ये रही हमारी बात सहशिक्षा विद्यालय की स्थापना की या विकास के बारे में। अब हम देखते हैं कि भाई सहशिक्षा का अर्थ क्या होता है, अर्थ परिभाषा। सहशिक्षा में सह का उपसर्ग का अर्थ है साथ साथ, ठीक। यानी सहशिक्षा का मतलब साथ साथ शिक्षा, दोनों लिंग मेल और फीमेल दोनों को साथ साथ शिक्षा प्रदान करना, यही सहशिक्षा का मतलब है, अर्थ, ठीक। सहशिक्षा से तात्पर्य एक ही स्कूल एवं एक ही छत के नीचे दोनों लड़के और लड़कियों के शिक्षण से है। ये नॉर्मल सा है, सब आपको पता है, सिर्फ यहाँ पर लिख दी गया है ताकि आपको एक आइडिया रहे, ताकि आप अगर एग्जाम में लिखेंगे तो आपको दिमाग में ये बात रहे कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे लिखना है। तो भाई आपको भी पता है सहशिक्षा का मतलब, को एजुकेशन का मतलब क्या होता है, लड़के और लड़की एक साथ पढ़ते हैं बस, लेकिन भाई लिखना पड़ता है तो इसलिए थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया जाता है क्या कि सहशिक्षा में सह उपसर्ग का अर्थ है साथ साथ, और यहाँ पर सहशिक्षा से तात्पर्य यानी तात्पर्य यह हुआ इसका कि एक ही स्कूल में एक ही छत के नीचे दोनों लड़के और लड़कियों को शिक्षण से हैं, ठीक। यानी बिना किसी भेदभाव के दोनों लिंगों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना। पीछे हम लोग पर क्या पढ़ रहे थे, जेंडर बाइसनेस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें क्या हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। सहशिक्षा क्या कर रहा है, भेदभाव को समाप्त कर रहा है, ठीक।
बिना किसी भेदभाव के दोनों लिंगों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना। अब देखते हैं ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार ये क्या कह रहे हैं। इनके अनुसार ये है कि सहशिक्षा में लड़के और लड़कियों को एक ही पाठ्यक्रम, एक ही समय पर, एक ही स्थान पर शिक्षक द्वारा एक ही विधि और शासन के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। यानी सहशिक्षा का मतलब ये है कि लड़के और लड़कियों के लिए दोनों का एक ही सिलेबस, करिकुलम जो भी हो एक ही होगा, एक ही समय पर, एक ही स्थान पर शिक्षक द्वारा एक ही विधि से और एक ही शासन द्वारा पढ़ाया जाएगा। यही हमारे सहशिक्षा का अर्थ और परिभाषा निकल के आता है इंसाइक्लोपीडिया के द्वारा। ये हमारा अर्थ है और ये हमारा परिभाषा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सहशिक्षा समझ में आया होगा। हम आज पढ़ेंगे कि अब इसकी विशेषता और कमियां क्या क्या है। ठीक है, वो भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि भारतीय संदर्भ में सहशिक्षा विद्यालय की शक्तियां एवं कमजोरियां, कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से सहशिक्षा विद्यालय को देखा जाता है, जिसमें हम उसकी स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस के बारे में जानेंगे। ठीक, तो हमारे को एजुकेशन में तो पहला हमारी इसकी स्ट्रेंथ ये निकल के आता है कि सहशिक्षा विद्यालय, सहशिक्षा से आपसी सम्मान विकसित होता है। यानी जहाँ पर को एजुकेशन स्कूलिंग होती है वहाँ पर क्या होता है, लड़के और लड़कियाँ एक साथ बैठती है। इससे क्या होता है, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, तो क्या होता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान रिस्पेक्ट रखते हैं। ठीक, तो क्या होता है भाई, ऐसे क्या होता है कि पक्षपात होता रहता है। अगर समाज में पहले से पक्षपात रहता है तो क्या लड़कियाँ भी सोचती हैं कि नहीं, ये लोग हमको पसंद नहीं करते हैं, इनका साथ ऐसा है, ये गंदे होते हैं, बुरे होते हैं, जो भी चीज़ें। और लड़के, अगर लड़के भी पहले से ही जेंडर पक्षपात का, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए रहते हैं तो उनके भी मन में एक ख्याल आता है। तो सहशिक्षा का ये एक अच्छी बात निकल कर आती है कि इससे आपसी सम्मान बाहर निकल कर आता है, विकसित होता है और विपरीत लिंग के प्रति डर को दूर करने में सहायक है। क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि सिंगल सेक्स से है, यानी कि एक लिंगी है, या तो लड़कियां ही पूरा पढ़ेंगी, बोलते हैं ना कि महिला विद्यालय है, या फिर लड़के पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे होता है बीटेक कॉलेजों में या फिर कहीं भी। ठीक, तो इससे क्या होता है कि वो एक दूसरे के प्रति जो होता है, अरे यार लड़कियां से कैसे बात किया जाता है, और अगर लड़के रहेंगे तो यही हाल रहेगा, लड़कियां रहेंगे तब यही हाल रहता है। इससे क्या होता है, वो एक दूसरे के प्रति वो डर की भावना रहती है, उनके एक डर रहता है। अगर कोई सामने अगर आकर बोल भी दे तो लड़कियों चुप हो जाती है, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है कि कैसे बात किया जाता है। ठीक, लेकिन कोई स्कूलिंग में क्या होता है कि लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं तो उनको बातचीत करने का एक आदत जैसा बन जाता है। ठीक, तो ये हमारी एक स्ट्रेंथ निकल कर आती है कि विपरीत लिंग के डर को दूर करने में सहायक है। और नियंत्रित वातावरण को बढ़ावा देना। नियंत्रित वातावरण को बढ़ावा देने का मतलब है कि लड़के लड़के एक साथ पढ़ने के लिए आती हैं तो वो अपना अच्छे से एक सिस्टमेटिक वे में आते हैं। ठीक, लड़के भी अच्छे से कपड़े पहनकर, बाल उझाड़ कर, लड़कियां भी अच्छे से स्वच्छतापूर्वक एकदम आती हैं। तो इससे क्या होता है, एक नियंत्रित वातावरण होता है। और क्या बात हुई कि शिक्षा की कम लागत। शिक्षा की कम लागत क्या है कि लड़के और लड़के एक साथ पढ़ते रहते हैं तो इसका शिक्षा में भी कम लागत होता है कि भाई एक स्कूल खुल गया कहीं पर, आज भी बहुत स्कूलों की बहुत ज़्यादा जरूरत है देश में, क्योंकि भाई शिक्षा बढ़ाना है तो स्कूल को गाँव तक, हर एक शहर, हर एक गली नुक्कड़ तक पहुँचाना है। तो क्या है कि अगर विद्यालयों, स्कूलों में जो होता है कि लड़कों के लिए अलग विद्यालय खुलने लगा, लड़कियों के लिए अलग विद्यालय खुलने लगा, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो खर्चा होता है। लेकिन अगर एक ही विद्यालय में दो लोग पढ़ रहे हैं तो इससे क्या है, शिक्षा में कम लागत आएगी। ठीक, और क्या है, एकरूपता बनाए रखना। एकरूपता बनाए रखने का मतलब ये होता है कि समाज में आगे जाकर दोनों को तो एक साथ ही रहना है, लड़के और लड़कियों, महिला और पुरुष को दोनों को एक साथ ही रहना है, एक साथ ही जिंदगी बितानी है। तो इससे क्या होता है, एक रूपता बनाए रखता है। दोनों एक ही पाठ्यक्रम, दोनों एक ही सिलेबस पढ़ेंगे तो इससे क्या होता है, एक समान रहता है। अभी तक तो हम लोग पढ़ते हुए आए, जेंडर बाइसनेस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। इससे क्या होता है, ये एक अच्छा हमारी शक्ति निकल कर आती है, उदाहरण है कि जेंडर बाइसनेस को कम करना। ठीक है, और क्या होता है, आत्मविश्वास का निर्माण होता है। आत्मविश्वास का निर्माण ये होता है कि बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो लड़कों से, अगर लड़कियां हैं तो लड़कों से बात करने में हिचकिचाती हैं, उनके समझ में आता है कैसे बात किया जाता है। लड़के भी हैं, अगर वो बोर्डिंग स्कूल में है जहाँ पर सिर्फ लड़के लड़कों के बीच में हमेशा रहे हैं तो वो भी अगर सामने जाते हैं तो लड़कियों के डर जाते हैं। ऐसी बात नहीं सिर्फ लड़कियों के लिए, ये लड़कों पर भी लागू होता है। तो इससे क्या होता है, अगर दोनों एक साथ पढ़े रहते हैं तो क्या होता है कि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता रहता है, कॉन्फिडेंस आता रहता है कैसे लड़कियों से बात किया जाता है। ठीक, नहीं तो फिर अगर कॉलेज का अच्छा मिला तो ठीक, नहीं तो अगर बुरा कॉलेज मिला है अगर लड़कों का तो वे लड़कियों से बदतमीजी से बात करते हैं, जैसा कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा जगह से देखा मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि इसकी कमजोरियाँ क्या हैं। भाई किसी चीज़ की अच्छाई होती है तो कमजोरी भी होती है। ठीक,
पहला क्या है कि विकर्षण का अधिक संभावना। विकर्षण का अधिक संभावना का मतलब ये होता है क्योंकि चूंकि इसमें क्या होता है कि एडोलसेंस एक बहुत ही आंधी तूफान की अवस्था है, आपको पता ही है। इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंस विपरीत लिंगी होते हैं ना, अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा वो लोग आकर्षित होते हैं। इससे क्या होता है विकर्षण की संभावना होती है और पढ़ाई वही नुकसान होता है। ये इसकी पहले कमजोरी में निकल कर आती है कि विकर्षण की अधिक संभावना एडोलसेंस में। अनैतिक क्रियाएं, अनैतिक क्रियाओं का मतलब ये होता है कि वही एडोलसेंस में क्योंकि बच्चे रहते हैं तो इसलिए वो क्या अच्छा है क्या बुरा है वो कुछ नहीं समझ में आता है उनको, ठीक। उसमें क्या होता है कि वो कभी कभी अपराध प्रवृत्ति में चले जाते हैं, लड़कियों से छेड़छाड़ वगैरह, जो कि आम बातें आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया है, ठीक। तो इससे क्या है, इसकी वजह से भी जो पेरेंट्स हैं वो को एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देते हैं, लड़कियों को नहीं सोचते कि नहीं वो विद्यालय जो महिला विद्यालय है उसी में पढ़ने की कोशिश कराते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही है कि अनैतिक क्रियाएं होती है, विकर्षण का अधिक संभावना होता है। ये कुछ कमजोरियां हैं जो हमारे शिक्षा विद्यालय में निकल के आती हैं। अवांछनीय तर्क व मुद्दे को अस्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अवांछनीय तर्क एवं मुद्दे अस्वस्थ वातावरण का निर्माण करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि स्कूल है, आपको पढ़ाएं, टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ लड़के लड़कियाँ हैं, कोई मतलब बात हुई जिसमें ये भी अपना तर्क दे रहे हैं, ये भी अपना तर्क दे रहे हैं, तो दोनों में क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाती है। तो अब फिर क्या होता है, बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोशिश करने लगते हैं कि नहीं तुम्हारा तर्क बेकार है, यानी कुछ ऐसी अनैतिक क्रियाएं लगते करने, मुद्दे लगते हैं भटकाने, जिससे क्या होता है कि अस्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। ये कुछ कमजोरियां निकल कर आती है हमारे शिक्षा विद्यालय का। और क्या होता है स्त्री यातना। स्त्री यातना का मतलब यही है कि लड़के जो क्या होते हैं लड़कियों को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। स्त्री यातना में ये आ गया आपका, ये भी हमारी कमजोरी की निकल कर बाहर आती है। और क्या है कि स्त्री शिक्षा में बाधक। को एजुकेशन की एक और सबसे बड़ी खामी निकल के आती है कि स्त्री शिक्षा में बाधक है। स्त्री शिक्षा में बाधक मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ लड़कियों को बताई जाती है, उनकी स्वच्छता, उनके स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है, जो कि लड़कों की उपस्थिति में बताना ठीक नहीं है, बताया भी नहीं जाता है। तो इससे क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा बाधक समझ में आती है कि लड़के और लड़कियों में कि स्त्री शिक्षा में बाधक होती हैं, ठीक है, कि उनको जो भी शिक्षा दिया जाता है उनकी स्वच्छता के प्रति, तो उसमें वो थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि कैसे पढ़ाया जाए एक साथ ही। तो ये हमारी कमजोरियाँ और यहाँ कुछ सत्यां निकल कर आती हैं। अब कौन क्या कैसे है, अपने समाज के अनुसार अगर खुले विचार के हैं तो दोनों जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप एकल स्कूल में विद्यालय भी जा सकते हैं, ठीक। तो ये रही हमारे आज का टॉपिक शिक्षा विद्यालय और भारतीय संदर्भ में शिक्षा विद्यालय की शक्तियाँ और कमजोरियाँ। उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। तो ये है हमारा यूनिट 3 का पहला टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।